नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे गणित, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लास चलेगी। एनसीईआरटी में गणित शिक्षण की क्लास चलेगी। तो शुरू करने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो आप लोगों का स्कोर है 20 में से यहाँ पे 17 प्लस रहेगा। 17 प्लस रहेगा, 17 से अधिक प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करिएगा। और सी टेट में जो होता है एनसीईआरटी से आप लोगों को बता दें कि 80% प्रश्न यहाँ पे प्रतिशत प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है कि गणित की प्रकृति होती है। देखिए, प्रकृति का तात्पर्य ये है कि गणित कैसी होती है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि गणित जो है यहाँ पे कठिन होती है। दूसरा कह रहा है लचीला होती है। तीसरा कह रहा है सामान्य के लिए नहीं होती है। और चौथा कह रहा है कि सरल एवं अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। क्योंकि यहाँ पे बात क्या है, प्रकृति की, यानी गणित होती कैसी है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, चौथे प्रश्न के साथ जाएगा, ऑप्शन के साथ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सरल और अन्य विषय, यहाँ पे देखिए गणित कठिन नहीं होती है। जिनको नहीं आती है उनको कठिन लगेगी, और जिनको आती है उनको क्या लगेगी यहाँ पे कि कमजोर है गणित, यानी हमको तो सब कुछ आती है। और सामान्य के लिए नहीं है। अगर सामान्य के लिए नहीं है तो किसके लिए है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ पे देखिए गणित जो होती है सबके लिए होती है। तो ये तीनों हमारा गलत हो गया और राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। और कमेंट सभी लोग करते चलिए, सभी लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। कमेंट जरूर करिए सभी लोग, और देखते हैं कितने लोगों का कितना सही होता है। देखिए यहाँ पे पहला, यहाँ पे प्रश्न दूसरा हमारा करा कि गणित की भाषा कैसी होती है। देखिए, पहला कहा है कि गणित स्वतः ही एक भाषा है। दूसरा कहा है गणित की कोई भाषा नहीं होती। और तीसरा कहा है कि दोनों हो सकती है। और चौथा कहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए कह रहा है कि गणित की भाषा होती है। देखिए भाषा की बात किया है तो यहाँ पे देखिए जो हमारी शाब्दिक होती है, शाब्दिक जो होती है अक्षरों से लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए एक भाषा और कह सकते हैं अशाब्दिक। अशाब्दिक भी यहाँ पे अक्षरों से होगा, लेकिन यहाँ पे बात किया है गणित की तो अंकों से बात किया है, ठीक है। अंकों से, यहाँ पे न्यूमेरिकल से बात किया है। तो यहाँ पे देखिए बात किया है हमारा कि गणित की भाषा क्या है, स्वतः ही एक भाषा है। गणित की कोई भाषा नहीं है, दोनों हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगी। देखिए गणित स्वतः में एक भाषा है। गणित की कोई भाषा नहीं होती है, ये स्वतः ही एक भाषा होती है। याद रखिएगा, गणित की स्वतः ही एक भाषा होती है। जैसे क्या है कि इसका जो 1 2 3 है क्रम है, इसे इसके द्वारा ही आप जोड़ घटाना गुणा भाग का कार्य करते हैं, न कि आप अक्षरों के द्वारा करते हैं, ठीक है, अंकों के द्वारा करते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोगों को चाहे बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका पर्यावरण हो, चाहे गणित हो, यहाँ से आप लोगों को 3 नंबर श्योर हैं, सभी में से एक एक नंबर आएंगे। तो याद रखिएगा, इन प्रश्नों को एकदम अच्छे से करिए। और देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा तीसरा कि अभिसारी प्रश्न होते हैं। देखिए अभिसारी प्रश्न होते कैसे हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है हमारा कि देखिए ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल एक हो। दूसरा कह रहा है कि ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर अनेक तरह से दिए जा सकें। और तीसरा कह रहा है कि अपने अनुसार दिए जा सकते हैं। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो तीसरे का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अभिसारी और अपसारी, ठीक है। यहाँ पे बात किया है पहला कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल एक हो। देखिए अभिसारी जो होता है प्रश्न, आप प्रश्न कहीं से भी पूछिए लेकिन उसका उत्तर एक होगा, ठीक है। उत्तर एक उसका एक होगा, यानी आप खुद के अनुसार नहीं देंगे, आप प्रश्न के अनुसार देंगे। और देखिए अपसारी जो प्रश्न होते हैं उसमें जो होता है कि प्रश्न एक होता है और आप ऑप्शन अनेक देते हैं, अपने तर्क के अनुसार देते हैं। तो अपसारी और अभिसारी का अर्थ समझ गए। देखिए अभिसारी जो होता है इसका जो होता है एक पे झुकाव होता है, यानी एक क्रम होता है और सभी फैलता है। और यहाँ पे अपसारी जो होता है एक प्रश्न के अनुसार कई प्रश्न आप अपने तर्क के अनुसार दे सकते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा। अपसारी और अभिसारी, यहाँ पे पूछा है कि अभिसारी प्रश्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर केवल एक हो। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं बालकों से कि बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो बालक उसका उत्तर केवल एक ही देगा, ठीक है। अब वो बताएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। अगर पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो उसका उत्तर केवल एक ही होगा, न कि वो ब्रिटेन या फिर या फिर अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम बताएगा, ठीक है। जो उत्तर है उसी को करेक्ट बताएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। देख लेते हैं चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए वहाँ पे जो था एक ऑप्शन था, एक प्रश्न उत्तर था, लेकिन यहाँ पे देखिए अपसारी की बात किया है। याद रखिएगा अपसारी की बात किया। अपसारी में होता है फैलाव, ठीक है। अब एक प्रश्न पूछेंगे और उत्तर कई आ सकते हैं, ठीक है, कई प्रकार से आ सकते हैं। तो पूछ रहा है कि अपसारी प्रश्न होते हैं। पहला कह रहा है कि प्रश्न एक हो,
पर उत्तर अनेक तरह से दिए जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि ऐसे प्रश्न बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि दोनों हो सकते हैं। और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि अब सारी प्रश्न होते हैं, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए वहाँ पे जो था प्रश्न आप एक ही तरह से पूछेंगे या कई तरह से पूछेंगे अभिसारी में, तो उसका उत्तर एक होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अपसारी का मतलब होता है फैलाव, ठीक है, फैलाव। आप एक प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन का उत्तर जो होता है वो कई प्रकार से बालक दे सकते हैं। जैसे निबंध, निबंध में क्या होता है, बालक जो होता है अपने अनुसार उत्तर देता है। जैसे पूछ देंगे, आप कहेंगे कि गाय पे क्या करिए, गाय पे क्या करिए, आप निबंध लिखिए। तो गाय पे निबंध तो बालक अपने तर्क के अनुसार ही लिखेगा। वो अब पहले चाहे उसके 4 पैर बताए, चाहे पहले 2 सींग बताए, चाहे 1 पूंछ बताए, लेकिन प्रश्न के उत्तर वो अपने अनुसार देगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न एक हो और उत्तर अनेक तरह से दिए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 5वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 5वां प्रश्न ये कर रहा है हमारा कि कोई 2 पूर्णांक संख्याएं लिखिए जिनका योगफल ऋण पूर्णांक हो। ये प्रश्न हो सकते हैं, तार्किक हो सकते हैं, यहाँ पे करा है बंद अंत वाले प्रश्न हो सकते हैं, तीसरा करा है कि खुला अंत वाले हो सकते हैं, और चौथा करा है कि निरर्थक प्रश्न हो सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए 5वें का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे बात किया है कि कोई 2 पूर्णांक, देखिए यहाँ पे कोई 2 पूर्णांक की बात किया है। यहाँ पे सेंस लगाइए आप लोग कि यहाँ पे बात किया है कोई 2 प्रश्न, यानी निर्धारित नहीं किया है कि कौन सा प्रश्न हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है ये प्रश्न कैसे हो सकते हैं, तार्किक हो सकते हैं, यहाँ पे बंद अंत वाले हो सकते हैं, या फिर खुले अंत वाले हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 अंकों की बात किया है और ऋण पूर्णांक की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए आप 2 अंकों का निर्धारण यहाँ पे 0 से शुरू करेंगे, -1, -2, -3 कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं +1, +2, +3, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आप उत्तर वो किसी भी प्रकार से दे सकता है। यहाँ पे बात किया है कि 2 पूर्णांक संख्याएं लिखिए जिनका योगफल ऋण, तो वो लिख सकता है यहाँ पे 8 + 9, ठीक है, यहाँ पे 9। तो बचा हमारा कितना, -1 ही बचा ना। या फिर वो लिख सकता है 2 की बात किया है तो वो लिख सकता है कि 6 प्लस फिर 7, यहाँ पे -1 हो सकता है। यानी वो किसी भी प्रकार से वो ऋण पूर्णांक ला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। खुले अंत वाले प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। तो यहाँ पे 2 क्रम पे पूछा है, 2 पूर्णांक संख्या पूछा है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तार्किक नहीं होगा, खुले अंत वाले प्रश्न होंगे। ये प्रश्न जो होंगे अपसारी प्रश्न होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पे, देख लेते हैं 6ठा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 6ठा प्रश्न ये करा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व होता है। देखिए प्राथमिक स्तर पे बात किया है कि गणित शिक्षण का महत्व किस प्रकार से होता है, व्यवहारिक एवं सामाजिक होता है, दूसरा करा है तार्किक होता है, तीसरा करा है कठोर होता है, चौथा करा है कि उपयुक्त तो सभी होता है, यानी सभी। तो 6ठे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोगों को पता है कि जो गणित होती है, गणित को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट जो होते हैं, सभी विषय जो होते हैं वो तार्किक होते हैं। लेकिन गणित जो होता है प्राथमिक स्तर पर खेल में सिखाया जाता है, तो उनको व्यवहार के अनुसार सिखाया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। प्राथमिक स्तर पे बालक को हम किस प्रकार से सिखाते हैं गणित शिक्षण का महत्व, तो व्यवहारिक एवं सामाजिक, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे यहाँ जाएगा। और तार्किक, देखिए उच्च स्तर पे बालक जाके तर्क करना शुरू करता है, ठीक है। और जितना भी कठिन हो तर्क के अनुसार बालक उच्च कक्षाओं में उसका प्रयोग कर सकता है। अगर ये दोनों नहीं है तो सभी नहीं हो सकता। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। देखिए आप लोगों को पता है कि तर्क करना बालक जो होता है 5 वर्ष के ऊपर जब क्लास में प्रवेश करता है, तो जब वो 6ठी कक्षा में प्रवेश करता है तब वहाँ से उसकी मानसिक स्थिति को जांचा परखा जाता है और वहाँ से उच्च कक्षाओं का निर्माण होता है और वहीं से बालक तर्क करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अगर हमारा दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा पहला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 7वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 7वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए 7वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। देखिए अब वहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात किया था और यहाँ पे उच्च स्तर की बात किया है। तो उच्च स्तर और प्राथमिक स्तर पे अंतर आप लोगों को पता है कि उच्च स्तर पे बालक तर्क का प्रयोग करता है, प्राथमिक स्तर पे क्या होता है वो खेल विधि के द्वारा अपने परिवेश में अपने यहाँ पे आध्यात्मिक यानी जो सामाजिक क्रियाएं उसके द्वारा सीखता है। तो यहाँ पे बात किया है उच्च स्तर पे गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। पहला करा है कि मानसिक एवं तार्किक होता है, दूसरा करा है कि व्यवहारिक होता है और तीसरा करा है सामाजिक होता है, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात किया है उच्च स्तर की। तो उच्च स्तर पे बालक जो होता है प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, ठीक है, प्रश्नों को क्या करता है सोल्व करने के लिए अपने तर्क का प्रयोग करता है और नियम का प्रयोग करता है। तो नियम में वो दिमाग लगाएगा, दिमाग लगा के ही क्या करेगा प्रश्नों को सोल्व करेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। तो मानसिक और यहाँ पे तार्किक, क्योंकि बालक जो होता है उच्च कक्षाओं में क्या करता है तर्क का प्रयोग करना सीख लेता है। तो तार्किक भी होगा और मानसिक भी होगा। तो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे
पहले के साथ। व्यवहारिक और सामाजिक जो होता है प्राथमिक स्तर पे होता है, आप लोग याद रखिएगा, इसे एक बार लिख लीजिए, ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसे। यहाँ पे देखिए ये क्रम जो है आपका पहला जो होगा ये उच्च कक्षाओं पे होगा, ठीक है, उच्च कक्षाओं के लिए होगा। और यहाँ पे जो व्यवहारिक और सामाजिक जाएगा ये प्राथमिक स्तर के लिए होगा। इसे आप लोग नोट बना लीजिए या फिर लिख लीजिए कहीं, ठीक है, क्योंकि हर बार प्रश्न आप लोगों को नहीं मिल सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर के लिए होगा और ये उच्च स्तर के लिए होगा। तो ये इसे याद कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 8वां प्रश्न ये करा है कि किस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता उत्पन्न की जा सकती है। निगमन विधि, आगमन विधि, गृहकार्य द्वारा या फिर निरीक्षण द्वारा। देखिए निगमन का अर्थ ये होता है यहाँ पे नियम से, ठीक है, नियम से। और यहाँ पे आगमन का अर्थ होता है उदाहरण से, ठीक है, उदाहरण से। और यहाँ पे गृहकार्य से मतलब होता है कि आप तर्क का प्रयोग करेंगे अधिकतर, ठीक है, या फिर आप छोड़ देंगे। और निरीक्षण का मतलब ये होता है कि आपकी कठिनाई क्या है उसके अनुसार आपकी उपचारात्मक शिक्षण देना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि जो यहाँ पे देखा है, देख लीजिए, कह रहा है कि किस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता यानी खुद से निर्भर होने का यहाँ पे उत्पन्न करती है प्रेरणा। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो देखिए यहाँ पे 8वें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा। आगमन विधि, देखिए यहाँ पे निगमन विधि की बात किया है, ठीक है, निगमन। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए उच्च कक्षाओं और प्राथमिक स्तर की बात नहीं किया है, यहाँ पे किस विधि की बात किया है, ठीक है, किस विधि की बात किया है। अगर बालक की अगर यहाँ पे नींव मजबूत रहेगी, ठीक है, नींव मजबूत रहेगी तो उसकी शाखाएं भी स्थिर रहेंगी, ठीक है। अगर इसकी जो नींव ही कमजोर रहेगी तो अब इसकी शाखाएं जो है लटक कर गिर जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नींव पहले मजबूत की जाती है। तो प्राथमिक स्तर पर आप क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पर बालक को खेल विधि के द्वारा सिखाते हैं। और अधिकतर उसमें क्या होता है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी उनको दिखाकर उनको सिखाया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ राइट आंसर हमारा होगा आगमन विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 9वां प्रश्न ये करा है कि शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। देखिए शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यहाँ पे आर्यभट्ट ने, यहाँ पे ब्रह्मगुप्त ने, यहाँ पे शंकराचार्य ने या फिर सभी ने। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न को कराया जा चुका है आप लोगों को, ठीक है, मैराथन में कराया जा चुका है। तो ये प्रश्न भूलिएगा मत। यहाँ पे देखिए शून्य का सबसे पहले प्रयोग, यहाँ पे प्रयोग सबसे पहले की बात किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निर्माण की बात नहीं किया, निर्माण की बात नहीं किया, यहाँ पे बात क्या है, प्रयोग किसने किया। जैसे आपने कोई प्रश्न बना दिया है, ठीक है, आपने कोई क्या किया है, प्रश्न बना दिया है, लेकिन आपने उसका प्रयोग नहीं किया है, आपने उसका निर्माण किया है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उस प्रश्न का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयोग की बात किया है, यहाँ पे निर्माण की बात नहीं किया है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला आर्यभट्ट, दूसरा ब्रह्मगुप्त, तीसरा करा है कि शंकराचार्य, चौथा करा है कि ये सभी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 9वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए 9वें का राइट आंसर क्या होगा। तो 9वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ब्रह्मगुप्त के साथ जाएगा। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था, यहाँ पे शून्य का जो है सबसे पहले क्या किया था, शून्य का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। इसे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया था उसका प्रयोग किया था, अपने जीवन में ढाला था कि इसका उपयोग किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका दूसरा होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं 10वें प्रश्न का। तो 10वें प्रश्न पे देख लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे वहाँ पे ब्रह्मगुप्त थे, यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे करा है कि शून्य की खोज किसने की थी। देखिए वहाँ पे प्रयोग की बात किया था और यहाँ पे खोज की बात किया है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ब्रह्मगुप्त होंगे, आर्यभट्ट होंगे, बीने होंगे या फिर स्किनर। देखिए ये दोनों तो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो इनका तो कोई लेना देना नहीं। अगर ये दो कट गए हमारे तो बचा यहाँ पे कौन, दो ही बचा, ठीक है। तो दोनों में से राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को यहाँ पे प्रयोग करना है उच्च कक्षाओं की बुद्धि, ठीक है, उच्च कक्षाओं की तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना है। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक पे क्या होता है, आपको बता दिया जाता है, वहाँ पे चित्र दिखाया जाता है तो वो आगमन होता है। लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों को निगमन का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि आप लोग कौन से ऑप्शन पे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट ने सूर्य की यहाँ पे शून्य की खोज की थी, ठीक है। अब ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था, इसको सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। तो इन दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन जो है इसे याद करिएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे खोज की थी, ठीक है, याद रखिएगा खोज की थी। इसे आप लोग इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए 11वां प्रश्न ये करा है हमारा कि अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। देखिए अब बात किया है कि अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो पहला करा है आर्थिक धन प्राप्ति के लिए होता है, दूसरा दैनिक जीवन के कार्यों के लिए, तीसरा करा है कि केवल एक, और चौथा करा है कि आत्मसंतुष्टि के लिए होता है। तो राइट आंसर 11 का क्या होगा। देखिए 11 का बात अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए आर्थिक धन की प्राप्ति के लिए केवल, यहाँ पे देखिए के लिए, देखिए के लिए मतलब यहाँ पे केवल की प्रयोग किया है,
ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। केवल आर्थिक यानी धन प्राप्त के लिए केवल नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा दैनिक जीवन के कार्य, दैनिक जीवन में आपका आर्थिक भी आ जाएगा, सामाजिक भी आ जाएगा। याद रखिएगा जो यहाँ पे दैनिक जीवन दिया है तो इसमें आपका आर्थिक भी आ जाएगा, सामाजिक भी आ जाएगा और आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि के भी आ जाएगा। इसमें क्या होता है, आप किस प्रकार से यहाँ पे देखिए अंक गणित है, ठीक है। अंक गणित का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे व्यापारिक व्यापारिक लेन देन में कर सकते हैं, ठीक है। घरेलू उपयोग में कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी को उधार देना हो, किसी को उधार चुकता करना हो तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं अंक गणित का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। आर्थिक नहीं होगा, याद रखिएगा आर्थिक नहीं होगा, इसमें केवल शब्द साइलेंट है। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 12 का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे तो छोड़िएगा मत और देखते हैं सबसे पहले इसका कमेंट किसका आता है, ठीक है। किसका सबसे पहले कमेंट में आंसर आता है, ठीक है। आंसर देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। यहाँ पे देखिए बात किया है हमारा कि गणित की सबसे प्राचीन भाषा क्या है। बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित और सभी। देखिए इस प्रश्न को हमने कल ही कराया, अभी कल ही इस प्रश्न को कराया कि इसका जो प्राचीनतम भाषा है वो गणित का कौन सा है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। और इसका आंसर जो है यहाँ पे रिया जी दी थी, सही दिया था रिया जी ने, और संजय बाबू जी ने दिया था, और यहाँ पे देखिए छाया जी ने भी दिया था, और यहाँ पे राजवंती जी ने भी एकदम अच्छे से दिया था, और वैष्णवी ने दिया था। तो राइट आंसर इसका जो था हमारा यहाँ पे वहाँ पे अंक गणित था। देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर इसका कितने लोगों का सही होता है। गणित सार संग्रह के लेखक हैं, देखिए गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। यहाँ पे कह रहा है भास्कराचार्य, दूसरा कह रहा है श्री महावीराचार्य, तीसरा कह रहा है श्रीधर, और चौथा कह रहा है हमारा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर क्या होगा, तेरे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 13वें का, यहाँ पे श्रीधर है, ठीक है। गणित सार संग्रह के लेखक हमारे श्रीधर महोदय हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14वां प्रश्न हमारे यहाँ पे कितने लोगों का सही होता है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात किया, याद रखिएगा उच्च स्तर की बात नहीं किया है, यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात किया है। तो देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा, तो यहाँ पे पहला करा है व्याख्यान विधि, दूसरा व्यवहारिक विधि, तीसरा खेल एवं मनोरंजन विधि, और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राथमिक स्तर पे अपने शुरू से ही आप लोगों को बताते आया हूँ कि जो प्राथमिक स्तर पे आप बालक को खेल विधि के द्वारा अधिक से अधिक सिखाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा खेल एवं मनोरंजन विधि, ठीक है। कक्षाओं में गणित की सबसे उपयुक्त विधि है। खेल में आप बालक को एक बॉल देंगे, फिर 2 बॉल देंगे, या फिर 3 बॉल देंगे, या फिर उसको कहेंगे कि हमारे पास फेंको और गिनो। तो फेंकते हुए गिनेगा तो गिन देगा, सभी इस क्रम से गिनेगा कि 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, यानी इस तरह से उसकी गणित की जो प्रकृति है उसे सुदृढ़ भी बनाया जा सकता है और उसे ज्ञान भी प्राप्त कराया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15वां का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 15 का प्रश्न ये करा है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य। देखिए अधिगम प्रतिफल की तात्पर्य की बात किया है, तो पहला करा है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, दूसरा करा है कि क्रियाकलापों से, तीसरा करा है परिवेश से, चौथा करा है कि इनमें से कोई। देखिए अधिगम यानी सीखने की बात किया है, तो बालक किससे सीखता है, ठीक है, किसके द्वारा सीखता है और उसका प्रतिफल का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात किया है हमारा यहाँ पे पहला का कि बालकों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। अधिगम जो होता है, अधिगम के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। दूसरा करा है क्रियाकलापों से होता है अधिगम में परिफल। यहाँ पे तीसरा करा है परिवेश से होता है, चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा 15 का राइट आंसर जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए अधिगम के द्वारा बालक में होने वाले परिवर्तनों की प्रतिफल से यहाँ पे देखा जा सकता है, जिसमें क्या होता है बालक जो होता है खेल में भी सीखता है। आप जिस प्रकार से उसे सिखाना चाहें सीख ले, अगर बालक कोई कार्य सीख ले रहा है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होना निश्चित है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 16 का प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया था। यहाँ पे देखिए मारिया मॉन्टेसरी ने, दूसरा कह रहा है वुडवर्थ ने, तीसरा कह रहा है हेनरी कार्डवेल कुक ने, और चौथा कह रहा है कि महात्मा गांधी ने। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि जो गणित में खेल शिक्षण की विधि है सबसे पहले इसका उपयोग किसने किया था। मारिया मॉन्टेसरी ने। इन्होंने अक्षम बालकों पे दिया था, 3 से ऊपर अक्षम बालकों के लिए इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने अपने प्रशिक्षण का प्रयोग किया था। और वुडवर्थ के बारे में आप लोगों ने जाना ही है। और यहाँ पे हेनरी हार्ड कुक, यहाँ पे कार्डवेल कुक ने क्या कहा है, और महात्मा गांधी ने कहा है कि बालक के मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा यहाँ पे ये भी पहला और चौथा नहीं है तो बचा हमारा क्या, दूसरा 2 और 3। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। हेनरी कार्डवेल कुक ने गणित शिक्षण में सबसे पहले खेल विधि का प्रयोग किया था, खेल में सिखाने का प्रयास किया था और वो सफल भी हुआ था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 17वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए 17 का प्रश्न ये कह रहा है कि गणित के अध्ययन की एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। देखिए यहाँ पे विकास की बात किया है, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक कारण की होती है, दूसरा कह रहा है व्यवहारिक सोच की होती है, तीसरा कह रहा है तार्किक सोच और आत्मविश्वास की, चौथा कह रहा है अपनत्व की। देखिए अपनत्व की भावना का मतलब ये है यहाँ पे चौथा कि बालक गणित सीख के उसके अंदर अहंकार आ जाता है, अपनत्व की भावना आती है। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। तो हमारा देखिए बचा आप कौन, यहाँ पे 3 बचा, तो तीनों क्रम में से कौन सा सही होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा। देखिए 17 का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। गणित में क्या होता है, बालक जो होता है अध्ययन करता है, तर्क करता है, तर्क करके क्या करता है, प्रश्नों को सॉल्व करता है। जैसे अगर उसके समस्त एक उदाहरण दे दिया जाए, अगर 3 गुणे 3 करना है तो बालक क्या है डायरेक्ट थोड़े लिख सकेगा, पहले वो सोचेगा कि 3 होता क्या है, 3 को कैसे हम लिखेंगे। अगर बालक को जो कह दिया जाए कि 3 गुणे 3 कितना होता है, तो बालक उसे सोचेगा कि अगर हम इस प्रकार से भी रख सकते हैं और कहेगा इस प्रकार से रख सकते हैं। तो जो उसको सुटेबल लगेगा, जो उसको अच्छा लगेगा, उस प्रकार से वो प्रश्नों को सॉल्व करेगा। तो उसको गुणा करेगा तो 3 3 9 कहेगा कि इस प्रकार, यानी उसने अपने मानसिक क्रियाओं का तार्किक सोच का प्रयोग किया। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 18 का प्रश्न ये कह रहा है कि जीवन, यहाँ पे कह रहा है कि जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। देखिए जीवन में यानी हर संभव गतिविधि में, कौन से गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक एवं अपनत्व की, दूसरा कह रहा है आर्थिक गतिविधि में, और तीसरा कह रहा है पारिवारिक गतिविधियों में, तीसरा कह रहा है विज्ञान के क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात किया है, यहाँ पे देखिए सामाजिक तो सही है, लेकिन यहाँ पे अपनत्व की बात कर दिया है, तो ये हमारा गलत है। जहाँ पर भी किसी एक पे बल दिया जाए वो ऑप्शन आप लोगों को गलत है। हमने कई बार कहा है कि जहाँ पर भी किसी एक पर या फिर केवल पे बल दिया जाए, सॉरी, वहाँ पे क्या होता है वो ऑप्शन गलत होता है। और दूसरा कह रहा है आर्थिक। देखिए गणित का प्रयोग आप आर्थिक रूप में कर सकते हैं और राइट आंसर यही पे हमारा जाएगा दूसरे के साथ, क्योंकि आर्थिक स्थिति यानी गणित का प्रयोग आप आर्थिक के साथ साथ सामाजिक में हो, समाज में होने वाले आपकी लेन देन की क्रियाओं से यहाँ पे तात्पर्य रखता है। और पारिवारिक गणित विधि, देखिए परिवार में भी कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा कर सकते हैं, आर्थिक की लेन देन में, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पे 19वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 19वां का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, 10 गीतिका ग्रंथ के लेखक कौन है। देखिए 10 गीतिका ग्रंथ के लेखक पूछा है, आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, श्रीधर है, या फिर महावीराचार्य है। सभी प्रश्न कराए जा चुके हैं, तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज आप लोगों का स्कोर क्या रहा। यहाँ पे देखिए 10 गीतिका की बात किया है, तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। 10 गीतिका के ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट ने ही 10 गीतिका ग्रंथ की रचना किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा आज का स्कोर आप लोगों का 18+ होना चाहिए, 18+ से ऊपर होना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने लोगों का सही हुआ। यहाँ पे देखिए 20वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वां प्रश्न ये करा है, कैरिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। यहाँ पे एनसीएफ 2005 यशपाल समिति के द्वारा, दूसरा करा है महात्मा गांधी के द्वारा, तीसरा करा है कि एनसीईआरटी के द्वारा, और चौथा करा है कि शिक्षा अधिनियम 1995 के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एक बार देख लीजिए प्रश्नों को और सही से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि कैरिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। पहला यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एनसीएफ 2005 यशपाल समिति के द्वारा, दूसरा करा है महात्मा गांधी के द्वारा, तीसरा करा है कि एनसीईआरटी के द्वारा, चौथा करा है कि शिक्षा अधिनियम 1995। देखिए महात्मा गांधी का जहां तक तात्पर्य है, तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने बस इतना बताया है कि बालक की जो शिक्षण दी जानी चाहिए बालकों को, वो केवल उनकी मातृभाषा में अधिक देना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अधिक से अधिक सीख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर से इनका लेना देना था। और यहाँ पे देखिए इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए बचा हमारा 3 बचा, ठीक है, 3 बचा। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 यशपाल समिति ने कहा है, लिखा है, या फिर यहाँ पे देखिए पेश किया है एनसीईआरटी ने, या फिर चौथा कहा है कि शिक्षा अधिनियम 1995 के द्वारा कैरिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इन तीनों में से कौन सा राइट आंसर, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, एनसीईआरटी के द्वारा कैरिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल प्रकाशित किया गया था। इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ से आप लोगों को 3 से 4 नंबर श्योर हैं कि मिल जाए, ठीक है। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, उत्तर नीचे दिया गया है। और बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले परमा एजुकेशन चैनल को जाके यूट्यूब में क्या करिए,
यूट्यूब में सर्च करिए परमा एजुकेशन चैनल को, फिर इसके बाद क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दीजिएगा कि आज के प्रश्न कितने लगे। और क्लास जैसे ही खत्म होगी, याद रखिएगा, क्लास जैसे ही खत्म होगी तो आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का आप लोगों का अनुभव कैसा रहा है उसे भी जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा, प्रश्नों क्या करिए, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने अपने ग्रुपों में क्या करिए, शेयर कर दीजिए। अब तो कर दीजिए शेयर, और लाइक करना न भूलें। जितने लोग हैं सभी लोग लाइक जरूर करें, और पाठ्यक्रम को जितना हो सके उतना अधिक से दोहराइए। ठीक है, तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद उसे आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।